हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 5 जनवरी 2025 का करंट अफेयर जो है बताया जाएगा, जिसमें ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पूरा कवर किया जाएगा। यानी इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, जितना भी आपका रहता है स्पोर्ट्स के से संबंधित जो न्यूज है, वो जितना न्यूज में रहता है उतना जब आपका पूरा डिस्कशन किया जाएगा। हर न्यूज आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है पूरा जितना लोकेशन वगैरह रहेगा मैपिंग के माध्यम से दिखाया जाता है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जा रहा है, तो नेशनल बर्ड डे मनाया जा रहा है, याद रखना है। 5 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह दिन जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है पक्षियों के महत्व के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। देखिए, पहले यह दिवस जो है अमेरिका में मनाया जाता है, सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी दिवस था। लेकिन जब वहां के जो है धीरे धीरे वहां से जो है सब लोग वो करके कि मतलब हाँ, हम भी हमारे देश में भी ऐसा मनाया जाना चाहिए। तो अब पूरे देश में जो है ये मनाया जाना, कई सारे देश में ऐसे जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है इसको, ये इम्पोर्टेंट है आपका। अगला है, देखिएगा, किसकी अध्यक्षता में जो है थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के जो है आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए जो है समिति गठित की गई है। तो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है यह बताना है आपको। ये 18 सदस्यीय समिति है। तो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है ये आपके लिए क्वेश्चन है। विकल्प में है रमेश चंद्र, अमिताभ कांत, यनके सिंह, शक्तिकांत दास। सही उत्तर आपका रहेगा रमेश चंद्र, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके अध्यक्षता में जो है ये समिति गठित की गई है। तो देखिएगा, इसका केंद्र सरकार ने जो है नीति आयोग के सदस्य रहे हैं, जो सदस्य हैं रमेश चंद्र की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति की घोषणा की है, जो थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष को जो है संशोधित करेगा और उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स के जो है पीपीपी पर जो है स्विच करने के लिए रोड मैप तैयार करेगा, यानी इस पे ट्रांसफर करने के लिए। तो यह समिति जो है यह कार्य करेगी कि जैसे थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है 2011-12, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो आपको बताना है 11-12 वर्तमान में है, लेकिन इसको 2022 से 23 में जो है संशोधित करने के लिए इसके समिति बनाई गई है। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रमेश चंद्र की अध्यक्षता में ये जो है बना है और ये नीति आयोग की जो है सदस्य भी है। आपको बताना है, नीति आयोग के बारे में हम कई बार बताए हैं। नीति आयोग का जो है आपको फुल फॉर्म बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरे नंबर, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, दूसरा क्वेश्चन। और इसकी अध्यक्षता तो हम आपको बता देते हैं 1 जनवरी जो है 2015 को हुआ था, योजना आयोग को रिप्लेस करके ये आया था। तो ये आपको ये क्वेश्चन बता दिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है बताना है आपको। तो थोक मूल्य सूचकांक के बारे में और डिटेल्स देखिएगा। यह जो है थोक व्यवसायों द्वारा व्यवसायों को थोक में जो है बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में जो है परिवर्तन को मापता है। तो याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको कौन प्रकाशित करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स को जो है, तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय होता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कौन प्रकाशित करता है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। तो इसको आपको याद रखना है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी के जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का जो है मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य कौन जो है बन गया है। तो ये आपको बताना है कि ये पहला राज्य कौन बना। जैसे कोई भी कार्य होता है जो पहला राज्य करता है तो वो जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो विकल्प में है गोवा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा। सही उत्तर आपका रहेगा छत्तीसगढ़ ये बना है, जो ये आपको याद रखना है ऐसा करने वाला। यानी हरित सकल घरेलू उत्पाद के लिए जो पारिस्थितिकी तंत्र का है उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि कैसे जो है जीडीपी आपको बढ़ाना है, लेकिन ऐसे नहीं कि हाँ किसी भी तरह से विकास करके बढ़ाना है। आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके जो है ग्रीन डेवलपमेंट करके आपको जीडीपी को बढ़ाना है, जिससे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उनको मतलब जो है
ये एहसास हो कि हमारा पर्यावरण जो है हमारे साथ जो है धोखा नहीं हुआ, हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। अब कहेंगे कैसे धोखा हुआ उनके साथ? अब उनके लिए जब आप रहने के लिए जगह नहीं सही छोड़ेंगे, रहने के लिए आवास नहीं सही छोड़ेंगे, रहने के लिए पानी नहीं सही छोड़ेंगे, तो फिर उनके लिए अन्याय होगा ना, उनके साथ अन्याय होगा आने वाली पीढ़ियों के साथ। तो ये यही मतलब इसीलिए जो है हरित सकल घरेलू उत्पाद के लिए जो है ये मूल्यांकन करने के लिए पहला राज्य बना है। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ देखेंगे तो हरित जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का मूल्यांकन करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है। इसका लक्ष्य क्या है, क्यों ऐसा करा किया है? तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो है पर्यावरण को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास जो है हासिल करना है। वही आपसे बताया था कि भविष्य की जो पीढ़ियां है उनको जो है उनके लिए जो पर्यावरण का है उसको संरक्षित करते हुए जो आर्थिक विकास करना, वही चीज आपको बताएं। अब मान लीजिए आप सारा जल प्रदूषित कर दीजिए, तो उसमें आने वाली पीढ़ियों की क्या गलती है? तो वो आप उनके साथ जो है नाइंसाफी कर रहे हैं ना। तो यही है होता है। देखिएगा छत्तीसगढ़ का जो अभी भूभाग है, पूरा भूभाग उसका 44% वो वनाच्छादों से जो है वनों से जो है आच्छादित है। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काफी अच्छी मात्रा में यहाँ जो है वन पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा छत्तीसगढ़ यहाँ आपका जो है इमेज में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। आपको बताना है यहाँ के सीएम कौन है। तो दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कथन जो है एचईएमपीवी यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में जो है सही है? देखिएगा पहले आपको बता दें कि कल आपको जो है शाम को एचईएमपीवी वायरस के बारे में एक वीडियो जो है 5 से 6 मिनट का वीडियो आपका अपलोड कर दिया गया, जिसमें पूरा डिटेल्स इसमें बताया गया है। आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, हम कमेंट बॉक्स में आपको उसको पिन कर देंगे और ये जो है आपका पूरा डिटेल्स यहाँ से कवर हो जाएगा। क्या है, कैसे फैल रहा है, कैसे क्या है, इसका कब खोज हुआ था, पूरा हम बताए हैं। तो चीन में जो है लक्षण क्या है, कैसे जो है इससे बचाया जा सकता है? तो चीन में जो है एचईएमपीवी वायरस से जो है तेजी से फैल रहा है, विकल्प आपका सही है। चीन में ही ये वायरस फैल रहा है और इस वायरस की खोज जो है 2001 में जो है डच शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। तो बताना है आपको, और इसका लक्षण कोविड-19 जैसा ही है। तो आपको बताना है तीनों में से कौन सही है। वैसे ये तीनों विकल्प आपका सही है। कोविड-19 जैसा लक्षण है, थोड़ा बहुत अंतर है। और ये जो है 2001 में जो है डच शोधकर्ताओं द्वारा ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का जो है खोज किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, यानी आपका तीनों विकल्प सही रहेगा। तो इसके बारे में आप डिटेल्स जानने के लिए ये देखिएगा वीडियो आपका डल गया है एचएमपीवी वायरस और क्या फिर लगेगा लॉकडाउन। चीन में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है और चीन के अस्पतालों में जो है ऐसा कहा जा रहा है कि वहां जो है जगह नहीं बची है, इतना जो है केस आने लगे हैं और ज्यादा करके बच्चे और बूढ़ों को जो है ये अपने गिरफ्त में ले रहा है। तो देखिएगा चीन में जो है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के अलावा जो है इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा, निमोनिडा और कोविड-19 के केस भी सामने आ रहे हैं। इसके लक्षण में अगर देखें तो कोरोना जैसा ही लक्षण है कुछ कुछ, और सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, नाक बंद होना, गले में घरघराहट, ये सब आपका जो है लक्षण है। तो क्या है एचएमपीवी वायरस? तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है न्यूमोविरिडे परिवार का एक जो है निगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। तो ये आपको याद रखना, ये आरएनए वायरस है और यह एवियन मेटा न्यूमो वायरस है, उपसमूह सी से जो है निकटता से संबंधित है। तो याद रखना है इसको। देखिएगा इसकी खोज जो है 2001 में जो है डच शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था। 2001 है, याद रखना है। आपको अभी क्वेश्चन में भी बता दिए हैं। अगला है देखिएगा, भारत और किस देश के बीच में जो है गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात के लिए जो है समझौता हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, एमओयू हुआ है। तो भारत और किस देश के बीच में हुआ है कि भारत जो है उसको चावल निर्यात करेगा हर वर्ष। तो 4 वर्ष के लिए समझौता हुआ। तो किस देश के साथ हुआ है? विकल्प में है नाइजीरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश। सही उत्तर आपका रहेगा इंडोनेशिया के साथ इसका जो है समझौता हुआ भारत सरकार का। तो देखिएगा डिटेल्स है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है भारत के सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच जो है समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो है मंजूरी दे दी है, एमओयू को। इस समझौता के तहत जो भारत इंडोनेशिया को प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन, तो याद रखना है 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल को जो है आपूर्ति करेगा, वो भी ये 4 वर्षों तक लगातार करेगा। तो ये आपको ये यहाँ से क्वेश्चन पूरा बनने की संभावना है।
कि ये जो है प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन देगा गैर बासमती सफेद चावल, और 4 वर्ष के लिए समझौता हुआ, और किसको देगा? इंडोनेशिया को देगा। तो मेन समझौता, मेन आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और उसके बाद ये आपका अगर माना जाए तो ये आपका स्टेटिक पोर्शन है। स्टेटिक पोर्शन में देखेंगे तो शीर्ष चावल निर्यातक देश अगर देखेंगे तो भारत सबसे ज्यादा चावल निर्यात कर रहा है इसमें पूरे विश्व में। चीन उसके बाद सेकंड स्थान पे है, वहीं बांग्लादेश देखेंगे तो थर्ड पे है, इंडोनेशिया फोर्थ पे है। इसके आगे आप लगा लीजिएगा और जो आपको जानना होगा तो शीर्ष चावल उत्पादक देश देखेंगे, प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा होता है, किस देश में ज्यादा होता है। यहाँ एक्सपोर्ट का था, ये जो है आपका प्रोडक्शन का है। तो सबसे ज्यादा चावल आपका चीन में प्रोडक्ट होता है, मतलब प्रोडक्शन होता है। भारत में दूसरे स्थान पे इसका उत्पादन होता है। बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब जो है शीर्ष देश है चावल उत्पादन करने वाले। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका स्टेटिक पोर्शन होता है। अगला देखिए मैप, आपका इंडोनेशिया का मैप है। देखिएगा यहाँ कालीमत्तन द्वीप है, सुमात्रा है, जावा है, बाली है, ये सब आपको याद रखना है। यहाँ देखिएगा सुलावेसी है। तो ये आपका पूरा इंडोनेशिया है, बहुत ज्यादा द्वीप यहाँ है। तो याद रखना है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। तो याद रखना है, देखिएगा जकार्ता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? तो आपको बताना है 31वां जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हो रहा है उसका आयोजन जो है आपका कहाँ हो रहा है। तो ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, तो ये इसका आयोजन जो है विकल्प में है, देखिएगा नई दिल्ली, भोपाल, इंदौर, लखनऊ। सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका जो है आयोजन हो रहा है। तो याद रखना है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? भोपाल में हो रहा है। तो आयोजन भोपाल में 3 से 6 जनवरी तक जो है इसका आयोजन हो रहा है। अभी आज 5 है, तो ये अभी कल तक चलेगा। और शुभारंभ इसको जो है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है मोहन यादव, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में जो है देश विदेश के 700 से जो है अधिक विद्यार्थी और 200 से अधिक शिक्षक जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। इस देखिएगा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, ये 1993 से हो रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा इसको जो है मतलब इसके अंतर्गत ये होता है। तो 1993 से ही ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हो रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजित करने का? तो 10 से जो 17 वर्ष के आयु के बच्चे हैं वो आयु वर्ग के बच्चों को जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने, रचनात्मकता और नवाचार विकसित करने का जो है अवसर प्रदान करता है ये। तो आप 10 से 17 वर्ष के बच्चे अगर मान लीजिए किसी विज्ञान वाले कांग्रेस में शामिल हो गए तो वो विज्ञान के बारे में सीखेंगे, तो उनको जो है विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मतलब दिमाग करेगा कि हाँ विज्ञान के क्षेत्र में ही कार्य करे। हो सकता है उनका जो है वैज्ञानिक बनने की ओर जो है आपका मतलब दिमाग घूम जाए। तो ये इसलिए जो है ऐसे देखिए कहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब वो ज्यादा से ज्यादा जो है विज्ञान कांग्रेस में उनको सम्मिलित किया जाएगा तो तब तो उनका दिमाग जो है दृष्टिकोण विकसित होगा। तो ये इसलिए जो है 10 से 17 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कराया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये 10 से 17 वर्ष के बच्चों का होता है इसमें पार्टिसिपेट। देखिएगा हमारे देश में जो है वैज्ञानिक कम लोग बनना चाहते हैं। आपको ये चीज पता होगा वैज्ञानिक बहुत ज्यादा हमारे देश में नहीं बनना चाहते हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा जो है वो है। अगला है देखिएगा किस आईआईटी ने जो है टिनीटस, देखिएगा ये टिटेनस नहीं है, ये चीज आपको याद रखना है, टिनीटस है। तो टिनीटस अभी आपको बताते हैं क्या है। ये टिनीटस पहले जान ही लीजिए क्या है। जो चीज जैसे आप कई बार जो है ऐसे बैठे रहते हैं और कहीं बाहर से आवाज नहीं, एकदम शांत है, उसके बावजूद भी आपको जो है सीटी की आवाज, सनसनाहट की आवाज, ये सब पूरा आपको सुनाई देता है। तो उसको आप महसूस किए होंगे शायद कई लोग इसमें जो है वो कई बार तो ये बीमारी का रूप होता है। तो बिना ऐसे बैठे रहेंगे लेकिन लगेगा कि हाँ कहीं सीटी बज रहा है, कहीं जो है बहुत तेज आवाज हो रहा है, तो उस सनसनाहट की आवाज भी होता है, तो वो टिनीटस होता है। तो टिनीटस के निदान के लिए जो है उपकरण विकसित किया है। तो किस आईआईटी ने विकसित किया है डिवाइस? तो ये आपको बताना है। विकल्प में आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। तो आपको बताना कौन सा आईआईटी विकसित किया है। सही उत्तर आपका रहेगा आईआईटी बॉम्बे ने इसको जो है विकसित किया है। तो ये याद रखना है। अभी कल नहीं 2 दिन पहले आपको शायद ये न्यूज बताए थे
कि आईआईटी, इसमें जो है आईआईटी बॉम्बे ने एक जो है सिरिंज विकसित किया है जिसमें जो है सुई नहीं रहेगा। तो ये आपको बता दिए थे, सॉफ्ट वेब के माध्यम से जो है वो आपका सुई लग जाएगा, सुई आपको जो है लगाने की जरूरत नहीं होगी, सिरिंज लगाने की उसमें जो है जरूरत नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है। ये आप आईआईटी बॉम्बे के बारे में ये पढ़े थे। और उसके बाद आईआईटी बॉम्बे ने एक और काम किया है। आईआईटी बॉम्बे ने जो मिट्टी में जो आईआईटी बॉम्बे है वो मिट्टी में जो मौजूद विषैले प्रदूषक होते हैं उनको खत्म करने के लिए बैक्टीरिया भी अभी अभी जो है कल का न्यूज या परसों का न्यूज है, तो उन्होंने बॉम्बे ने, देखिए बॉम्बे बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया कौन विकसित किया है? बॉम्बे आईआईटी ने बैक्टीरिया विकसित किया है। तो इस तरह से इसको याद रखना है। तो इसके बारे में और डिटेल देख लीजिएगा टिनिटिस के बारे में। तो यह डिवाइस जो है आईआईटी बॉम्बे विकसित किया, आपको बता ही दिए। तो यह डिवाइस जो सॉफ्टवेयर से टिनिटिस का जो है प्रबंधन की सुविधा जो है प्रदान करता है। टिनिटिस क्या होता है? तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को जो कानों में जो है बिना किसी बाहरी आवाज के भी आवाजें सुनाई देती है। तो आपको वो चीजें बता दिए ना हम पहले ही, तो याद रखना है इसको, आईआईटी बॉम्बे ने इसको विकसित किया है। अगला है देखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो है किस नदी की सफाई पर जो है केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया गया है? तो किस नदी पर किया गया है ये आपको बताना है। विकल्प में है राप्ती, यमुना, गोमती, रामगंगा। सही उत्तर आपका रहेगा राप्ती नदी के जो है जल शुद्धिकरण के संबंधित जो है परियोजनाएं शुरू की गई है। तो देखिएगा इसके बारे में आप डिटेल्स है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है राप्ती नदी में बहने वाली नालों की सफाई पर केंद्रित कई जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जल शुद्धिकरण के लिए जो है पर्यावरण के अनुकूल तरीकों का उपयोग करके नदी के जो है पारिस्थितिक स्वास्थ्य को जो है बढ़ाना है। आप जानते हो कि नदी में जो है नाले जो है, जो छोटे छोटे नाले होते हैं डायरेक्टली ऐसे जो है खोल दिए जाते हैं। हम तो जो है कई जगह इसको देखे डायरेक्टली ऐसे पूरा जो है नाले की तरह इसमें जो गंदगी पूरा बहता है, झाग बहता है, तो नदी क्या होगा? उससे प्रदूषित ही होगा। तो उसको जो है बिना ट्रीटमेंट किए जो है पानी डायरेक्टली नदी में छोड़ा जाता था। तो उस सबसे संबंधित अब देखिए गंगा नदी में ऐसे कई सारे प्रोग्राम चलाए गए। अभी महाकुंभ चल रहा है, तो आप अगर जाके देखेंगे तो काफी हद तक अब नदी जो है साफ हो गई है। तो ये इसलिए जो है ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट जो है लगा करके जो है पाइप को जो है डायरेक्टली इसमें नदी में नहीं गिरने देना चाहिए। तो सरकार ने इस पे सरकार जो है काम कर रही है। तो वही इसका उद्देश्य है कि कैसे जो है नदी के जो इकोसिस्टम होता है तो उस इकोसिस्टम को कैसे जो है सही किया जाए। तो राप्ती नदी के बारे में आप देखिएगा, तो राप्ती नदी जो है नेपाल से निकलती है, वहां करनाली नाम से निकलती है, तो बाद में यहाँ आकर के जो है राप्ती बनती है। 600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी मुख्य देखेंगे तो लुंगरी हो गया, रोहड़ी हो गया, अमी हो गया, खोला हो गया। तो ये रोहड़ी आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। रोहड़ी इसकी जो है सहायक नदी है राप्ती की। राप्ती नदी जो देखेंगे तो देवरिया में जो है घाघरा नदी, जिसे जो है सरयू नदी कहा जाता है, तो उसमें जो है जाकर के मिल जाती है। तो इसको सरयू या घाघरा जो भी कहिएगा याद रखना। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये प्रपोजल लाया गया था कि जो है अब घाघरा नदी का नाम जो है सरयू नदी, घाघरा नहीं रहेगा सरयू नदी कर दिया गया। तो आपको दोनों याद रखना, दोनों बता दिए, आप जो आपको अच्छा लगे उसको याद करिए आप। तो ये देखिएगा राप्ती नदी, इसके मुख्य शहर देखेंगे तो बांसी जो सिद्धार्थ नगर का क्षेत्र है, बांसी वगैरह से होकर के और फिर ये जो है गोरखपुर में जाकर के मिलती है। पहले जो है आपका नेपाल से निकलती है, तो याद रखना है, ये आपका बता दिया गया। इसमें मुख्य शहर आपका देवरिया हो गया, गोरखपुर हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, यही सब आपके पढ़ते हैं। अगला है देखिएगा, वस्त्र मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत विश्व में वस्त्र एवं परिधान के निर्यात में जो है एक्सपोर्ट के मामले में जो है किस स्थान पर है? तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत जो है 6वें स्थान पे आ गया है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखिएगा वस्त्र मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत जो है 2023 में वस्त्र एवं परिधान का जो है विश्व में 6वां सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये निर्यात में इसकी हिस्सेदारी विश्व में 3.9% है। यानी जितना अगर निर्यात हो रहा तो इसको 4 मान लीजिए लगभग। तो अगर जितना निर्यात हो रहा, अगर 100 रुपए का निर्यात हो रहा है तो 4 रुपया जो है भारत इसको निर्यात कर रहा है, मतलब 4% है।
यानी अगर 100 किलो हो रहा तो 4 किलो भारत निर्यात कर रहा, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये इसकी हिस्सेदारी 3.9% है। डायरेक्टली आपसे जो है क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अभी आपका पूछा था ना, यूपीपीसीएस 2024 में जो है पूछा था, धान का जो है क्षेत्र किस किस क्षेत्र में कितना परसेंट, मतलब कौन कौन राज्य कितना परसेंट करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। भारत अपने कुल वस्त्र एवं परिधान का जो है लगभग 47% यूएसए और यूरोपीय यूनियन को जो है निर्यात करता है। और कपड़ा परिधान का शीर्ष निर्यात देखेंगे तो चीन हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया। ये आपको याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर करिएगा। और अगर अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। जय हिंद।